महिलाओं के साथ सरकार जब से ये आई है हमारे कोई भी डिमांड्स नहीं पूरे हो रहे हैं। 33-34 साल की नौकरी हो गई है। 34 साल में केवल मेरा 2 प्रमोशन हो पाया है। जिनको कोई अंगूठा टेक, जिनको कुछ आता न जाता, कहीं से डिग्री लिए, उनको स्टाफ नर्स बना के बैठा दिए। क्या हमें बता सकती हैं कि बिना सोर्स के केजीएमसी, एसजी, पीजीआई, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में कोई मरीज भर्ती करा सकता है? बर्बाद हो गई है, बेकार हो गई है। जिला अस्पताल का छोटा से छोटा मरीज क्यों लखनऊ आ रहा है? हमें जो लगता है हमारे जो पद का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी में होगा, वो गिनीज बुक में नाम लिखाया जा रहा हो, चाहे कहीं 100 टन वाला दिया जल रहा हो। आज इन महिलाओं को अगर गृह जनपद मिले तो इन लड़कियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा? जो 80% लोग हमारे सरकारी संस्थान में आते हैं, तो इसलिए हम हड़ताल कर नहीं सकते हैं। खूब अच्छे से वकील साहब से बात करके हम अपनी मांगों के लिए न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और हम वोट उसी को देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा। मोदी जी की जो योजना है कि सबका साथ और सबका विकास, ये जो ओपीएस नहीं मिल पा रहा है वो इसके विपरीत लेके जा रही है। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें जो है हूबहू वही पुरानी पेंशन चाहिए। 50% पे आए हैं तो धीरे धीरे हूबहू पुरानी पेंशन पे ही आएंगे। उत्तर प्रदेश में कई सारे संघ हैं जो समस्याओं के हल के लिए करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए एक संघ चलाते हैं। उसमें कई सारी समस्याएं होती हैं जिनका हल उनके पदाधिकारी निकालते हैं और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से एक संघ है राजकीय नर्सेज संघ। आज उसके पदाधिकारी हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह ये लोग काम करते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं और समस्याओं का निवारण कहाँ तक पहुँचा है। तो हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजकीय नर्सेज संघ में क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, आप लोग किस तरह से काम करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे आप सारे देश भर के, प्रदेश भर के हमारे नर्सेज भाइयों बहनों सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैडम, रही बात, हमारा 90% महिलाओं का विभाग है राजकीय नर्सेज संघ में, जिसमें 90% महिलाएं कार्य करती हैं। महिलाओं के साथ सरकार जब से ये आई है तब से हम लोग देख रहे हैं हमारे कोई भी डिमांड्स नहीं पूरे हो रहे हैं। जैसे अभी हमारी ही बात करिए आप, हम खुद इस विभाग में लगभग मेरी 33-34 साल की नौकरी हो गई है। 34 साल में केवल मेरा 2 प्रमोशन हो पाया है। अब हम 34 साल में केवल 2 प्रमोशन लेके बैठे हुए हैं। अगर हमको ऊपर के जो पद हैं उन पदों पे अभी न पद वो ख़त्म किए गए हैं न वो पद बचे हैं। उन पदों पे अभी भी हमारे प्रमोशन के सारे पोस्ट ऊपर अभी कम से कम 4 पोस्ट हैं जिसमें हमें प्रमोशन पा सकते हैं। क्या हमारा अब नौकरी का 2 साल बचा है? 2 साल में 4 पोस्ट क्यों? गवर्नमेंट क्यों ऐसा खाली करके रखी है? पूरे प्रदेश में हमारे ऊपर के एएनएस के पद हैं, डीएनएस के पद हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर के पद है, सारे पद खाली हैं। और देखिए वो खेल गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट क्या किए, लगभग 38 पीपीपी योजना पे मेडिकल कॉलेज बना दिए और 30 गवर्नमेंट अपने उस पे मेडिकल कॉलेज बना दिए। तो ये जो जिले स्तर के जिला अस्पताल थे उस पे मेडिकल कॉलेज बन गया, पीपीपी मॉडल पे कर दिया। वहाँ पे हमारे लोग जो 30-30% 30-30 साल 25-25 साल से नौकरी करते थे उन सबको बैक टू पवेलियन कर दिया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाके तुम ज्वाइन करो। और वहाँ पे ये ठेकेदार के लोग, जिनको कोई अंगूठा टेक, जिनको कुछ आता न जाता, कहीं से डिग्री लिए, उनको स्टाफ नर्स बना के बैठा दिए। आप लोग देखे होंगे दिसंबर माह में अभी बहराइच में एक विधायक जी थे, उनकी भाभी को रात भर बीगो नहीं लगा पाया। खूब वायरल हुआ था वो लेटर, खूब चला था वो फोटो, आप लोग का अखबार में भी आया था, लेकिन कोई जू नहीं रही है। अंत में शायद उनके भाभी जी की डेथ हो गई। आज हर जगह सरकार कह रही कि हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। आप क्या हमें बता सकती हैं कि बिना सोर्स के केजीएमसी, एसजी, पीजीआई, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में कोई मरीज भर्ती करा सकता है? आप बताओ। सुबह 5 बजे लाइन लगती है, क्या सरकार देख रही है? अभी नए नए डायरेक्टर आए हैं राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में, बिहार से, कोई एम्स से। वो कह रहे हैं मैं सबसे प्राथमिकता पे दूंगा कि मरीज को लाइन न लगाना पड़े। कौन सा जादू की छड़ी उनके पास से करेंगे? कुछ नहीं है। इनको एक्चुअली क्या किए, पूरे जिले लेवल पे स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद हो गई है, बेकार हो गई है। जिला अस्पताल का छोटा से छोटा मरीज क्यों लखनऊ आ रहा है? हमारे इसी बलरामपुर हॉस्पिटल में रेफर टू बलरामपुर हॉस्पिटल, कहाँ से? फ्रॉम रायबरेली एम्स से। अब बताओ, जिला अस्पताल ये छोटा सा है, रायबरेली एम्स से। यहाँ मरीज आ रहा है गोरखपुर एम्स से। क्यों? फॉर डायलिसिस एंड फर्दर ट्रीटमेंट।
तो क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसमें जब तक आप परमानेंट स्टाफ नहीं रखेंगे, ट्रेंड फुली स्टाफ नहीं रखेंगे, तब तक ना हमें ये प्रमोशन दे पाएंगे, ना हमको पद दे पाएंगे। हमें जो लगता है हमारे जो पद का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी में होगा, वो किसी अन्य बजट में घुमाया जा रहा है। चाहे वो कहीं दिया जल रहा हो, गिनीज बुक में नाम लिखाया जा रहा हो, चाहे कहीं 100 टन वाला दिया जल रहा हो। तो हमें ये सब नहीं। अब दूसरी बात पे आ जाइए, हमारे महिलाएं हैं, 90% महिलाएं हैं। महिलाओं को गृह जनपद देने के लिए 2022 में तय हो गया था कि इनको गृह जनपद दिया जाएगा। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी कि इनको गृह जनपद दिया जाएगा। वो सब मेरे पास पत्र है, उसमें भी लिखा। लेकिन आज 2024 आ गया। आज इन महिलाओं को अगर गृह जनपद मिले तो इन लड़कियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा, और सरकार को कितना बड़ा फायदा होगा। ना इनको सरकार को घर देना पड़ेगा, फैमिली आवास देना पड़ेगा। अभी लड़कियां क्रैच के लिए डिमांड करती हैं। ये अपने परिवार में माता पिता, नाना नानी, दादा दादी सबका प्यार बच्चा पाएगा। सब कहते हो बच्चा अगर अच्छे तरीके से बड़े बुजुर्ग परिवार के साथ रह के पैदा होगा तो उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो कहाँ संस्कार देने दे रही गवर्नमेंट? और इन अस्पतालों में हमारे एक क्रैच नहीं बनवा सकती, एक पालना घर नहीं बनवा सकती कि दूध मुँहे बच्चे को ये माताएं किसी आया के साथ किसी पड़ोसी के घर में छोड़ के आती हैं। अगर सच्चाई पूछो तो दिल दहल उठता है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का साफ साफ आदेश है, निर्देश है कि समान कार्य का समान वेतन हो और हर जगह पे इनके लिए क्रैच की व्यवस्था हो, चाहे वो 50 बेड का अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो। इस तरह से गृह जनपद की बात हम आपसे कर रहे हैं। इनके लिए अलाउंसेस की बात करो। अभी ये केजीएमसी की सिस्टर लोग बैठी हुई हैं। केजीएमसी में ये लोग 1905 से काम कर रहे हैं। ये लोग 1905 से काम करने का मतलब चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग 1905 से था, तब से ये लोग चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। बट 2007 से वहाँ पर चिकित्सा विश्वविद्यालय अपनी नर्सेस की भर्ती करने लगा है। उनको तो इनको दे रहा है 15,000 रुपये इनसे अतिरिक्त अलाउंसेस, और इनको 15,000 कम मिल रहा है। मतलब ये वहाँ पे किराएदार की तरह है और वो मकान मालिक की हैसियत से आ गए हैं। तो ये दशा क्यों ला रही सरकार? एक ही छत के नीचे दो तरह की नीति, जबकि इनका एजुकेशन लेवल एक है। सब जीएनएम और बीएससी नर्सिंग है, वो भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग है। एजुकेशन सामान्य है, वेतन मान सामान्य है। 4600 ग्रेड पे उनका, 4600 ग्रेड पे उनका। अलाउंसेस दो तरह का क्यों? ये गलत है। इस पे हम लोग कहते कहते थक जा रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आप लगातार इतनी समस्याओं को बताएं। सबसे बड़ी बात तो क्रैशेज वाली हो गई, जो कि सच में एक मुख्य समस्या रही है, क्योंकि महिलाओं को बहुत परेशानियां होती हैं, बच्चे को घर पे छोड़ के आना, यहाँ अस्पताल में आना। तो क्या इस विषय में आपने सरकार को कोई पत्र या ज्ञापन सौंपा? सरकार को पत्र दिया, मैं अभी आपको पत्र दिखा सकता हूं कि ये सरकार ऑलरेडी 2019 में समझौता हो चुका है प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में। प्रमुख सचिव तत्कालीन जो थे उन्होंने कहा था नहीं ये बात बहुत जेन्युइन है और सब अस्पताल में होना चाहिए। वो मेरे पास सर्कुलर है जो भी हम दिखा सकते हैं आपको, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से गृह जनपद वाले में भी सरकार तय हो गई, प्रमुख सचिव लेवल पे तय हो गया, तब भी कोई उस पर वो नहीं हुआ। अब हम लोग को लगता है कि अगर हम हड़ताल करें तो अभी हड़ताल में पीआईएल आ जाता है, हम आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, दूसरा हम भी उस टाइप के नहीं है, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग ऐसी सेवाओं से जुड़े हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कसम खा के आए हैं कि हम लोग उनको थोड़ा सा याद करते हैं, तो इसलिए हड़ताल की तरफ कदम हम नहीं बढ़ा पाते हैं। क्यों कि हमारे हड़ताल करने से 2010 में हमने देखा था लाखों, सैकड़ों, हजारों नहीं, सारे आम जनता को परेशानी होने लगती है, जो 80% लोग हमारे सरकारी संस्थान में आते हैं। तो इसलिए हम हड़ताल कर नहीं सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी रोक लगाई है कि आप आकस्मिक सेवाओं में आते हो, आप हड़ताल नहीं कर सकते हो। तो अब हम लोगों ने सबसे पैसा इकट्ठा करके खूब अच्छे से वकील साहब से बात करके हम अपनी मांगों के लिए न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। तो आप लोग अब सुप्रीम कोर्ट से अपनी लड़ाई लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि जब अब आज 7-8 साल हो गया है, भारत सरकार को 10 साल हो गया है। अब रही बात पुरानी पेंशन की ही ले लो,
वो दलित हैं, गरीब हैं, उनके घर में खाने को नहीं आता, जो देश के सारे चुने हुए इलेक्टेड लोग हैं, उनको पुरानी पेंशन चाहिए। और सब 30 लाख की गाड़ी से नीचे नहीं चलते हैं। हम लोग साला 60 साल की उम्र में स्कूटर से चल रहे हैं, टूटी गाड़ी से चल रहे हैं, टेम्पो पे आ रहे हैं। हमको पुरानी पेंशन नहीं चाहिए। हर अच्छी चीज उन्हें चाहिए, हर खराब चीज समाज के लोगों को चाहिए। आपने बात करी है ओपीएस की, तो रन फॉर ओपीएस भी आप लोगों ने चलाया था, तो क्या कुछ उसका निष्कर्ष निकला है? रन फॉर ओपीएस के पहले हम लोगों ने दिल्ली में भी 1 अक्टूबर को 12 लाख की रैली की थी। अब वो दिन चला गया, वो स्तर चला गया जब राजनीतिक लोग को शर्म लिहाज होती थी। अब वो स्तर नहीं रहा, अब वो स्तर नहीं रहा। तो इसलिए हमारी हम केवल अपने लोगों में अवेयरनेस डालते हैं और सरकार को बता रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं और मेरी मुहिम कामयाब करेगी। वोट फॉर ओपीएस अब की बार भी चलेगा, जिस तरह से पिछली बार भी वोट फॉर ओपीएस था, अब की बार भी वोट फॉर ओपीएस चलेगा और हम वोट उसी को देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा। मतलब ये है कि आप लोग इस बार इलेक्शन में अपना दम दिखा देंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। आपकी दमदारी से और देखने को मिलेगा आपको। तो इसके लिए क्या रणनीति है आप लोगों की? इसके लिए हम लोग गांव सभा लेवल पे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों का एक समूह बना के गांव शहर हम लोग इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट फॉर ओपीएस। और सबको ये बता रहे हैं कि जब एमपी, विधायक, एमएलए ले सकते हैं पुरानी पेंशन, तो हमको क्यों नहीं। ओपीएस लगातार बड़ा मुद्दा रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ओपीएस सभी देश के सभी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से रही है और जिसके लिए समय समय पर बहुत सारे आंदोलन रहे हैं, करते रहे हैं कर्मचारी, जिसके लिए सरकार को जगाने का भी काम कर रहे हैं हम लोग। कभी रन फॉर ओपीएस, कभी जो है ओपीएस के लिए हम लोग दिल्ली तक धरना दे रहे हैं। तो ओपीएस के लिए सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। और आज देश एक महाशक्ति बनने जा रहा है, तो फिर कर्मचारियों को अगर ओपीएस नहीं मिलेगी और साथ में दूसरे जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, तो फिर ये सबके साथ एक संविधान, एक विधान और एक देश का निशान काम नहीं कर पाएगा। मोदी जी की जो योजना है कि सबका साथ और सबका विकास, ये जो ओपीएस नहीं मिल पा रहा है वो इसके विपरीत लेके जा रही है। हम लोगों में जो भी इनकी छवि बन रही है, अब एक ऐसे नेता की बन रही है जो जिद्दी नेता होते जा रहे हैं। वैसे मोदी जी जो है, हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी हैं, एक नारा चल रहा है पूरे देश में कि मोदी है तो मुमकिन है। तो हम भी चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी स्वयं घोषणा करें कि आज इस डेट से देश के सभी कर्मचारियों की ओपीएस बहाल की जाती है। आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, तो आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले या उसके बाद आपकी समस्याओं का हल हो सकता है? हाँ, वैसे पूरे देश के कर्मचारियों का एक भरोसा, जो विश्वास है ना सरकार पे बना रहता है। तो इसलिए हम भी चाहेंगे कि 2024 लोकसभा में मोदी जी के हाथों से इसकी भी घोषणा हो जाए और ओपीएस पूरे देश में बहाल हो जाए। लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी आंदोलन करते हैं तो कभी रन फॉर ओपीएस जैसे प्रोग्राम चलाते हैं, तो क्या कुछ उसका कोई पॉजिटिव निष्कर्ष निकला है? हाँ, पॉजिटिव निष्कर्ष निकल रहा है। आए दिन रोज़ संगठन बुलाए जाते हैं, कई मतलब विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, मीटिंग होती है, कभी आरबीआई के साथ होती है, कभी वित्त के मंत्रियों के साथ होती है। जैसे अभी कई राज्यों में हुआ कि उन्होंने कहा कि अभी जल्दी में आपने यहाँ का देखा होगा, मुंबई का देखा, महाराष्ट्र का, तो उन्होंने कहा कि हम 50% पे एग्री हो गए हैं, यानी 50% जो है लास्ट वेतन के 50% पे एग्री। लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें जो है हूबहू वही पुरानी पेंशन चाहिए जो कर्मचारियों को 2005 से पहले मिलती थी, वही हमें चाहिए पुरानी पेंशन। आप अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि जिन प्रदेशों में बताया गया कि ओपीएस लागू हो गया है, वो सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है। देखिए, उनका अपना अपना कहना है, सबका अपना कहना है। कई जगहों पे कर्मचारियों ने बहुत अपने प्रयासों से कई राज्यों में कराई है और वहाँ पे लागू हो रही है। अभी आपने महाराष्ट्र का ही देखा, उन्होंने कभी 50% की बात ही नहीं की थी, अब 50% पे आए हैं, तो धीरे धीरे हूबहू पुरानी पेंशन पे ही आएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे पूरे उत्तर प्रदेश सहित और भी राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो और पूरे देश में जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो सबको लगे कि वास्तव में ट्रिपल इंजन की मोदी जी की सरकार चल रही है और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो फिर सबको ओपीएस दे दी जाए, सारे कर्मचारी खुश रहें। स्वास्थ्य विभाग में कई सारी समस्याएं हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार है तो इन समस्याओं का निवारण कब तक हो जाएगा?
स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, देश के जितने भी विभाग हैं, मुझे लग रहा है कर्मचारी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, सारे विभागों में कुछ न कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। तो पता नहीं क्यों सरकार तक लोग, ये अधिकारी उनके जो है ना, वो बातों को पहुँचने नहीं देना चाह रहे हैं, या सरकार सुन नहीं पा रही हमारी आवाज़। बहुत सारी कर्मचारियों की समस्याएं उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। जैसे अभी OPS है, और एक सबसे बड़ी समस्या जो प्रदेश में उभर रही इस समय जो है, वो आउटसोर्सिंग की भर्ती है। जो ये बिल्कुल नियुक्ति की जा रही है, ये पूरी तरह से गलत है। समान कार्य का समान वेतन पूरे देश में लागू होना चाहिए। अगर आप 12,000 15,000 दे के किसी भी कर्मचारी को किसी काम के लिए रखेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, तो उस 15,000 में वो अपनी अगर आवश्यकताएं पूरी नहीं करेगा, तो फिर वो कुछ गलत काम इधर उधर से करने लगेगा। क्योंकि आवश्यकता जो है ना, वो फिर एक नए आविष्कार की तरफ बढ़ जाती है, फिर वो कुछ ना कुछ गलत काम करने लगते हैं। तो इसलिए मैं ये इस समस्या की तरफ भी उनका ध्यान एक बार आकर्षित कराना चाहूँगा कि प्रदेश में जो है नियमित भर्ती की जाए, समय समय पर नियमित अंतराल पर नियमित भर्ती की जाए। और सभी विभागों में बहुत सारे पद खाली रहते हैं, तो उनसे जो है आम जनता को होने वाली जो मिलने चाहिए जो सुविधाएं, वो वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए अंतिम पायदान पे खड़े इनका, चूंकि वो है नारा है ना, कि हम, सरकार का नारा है कि हम समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को सभी सुविधाएं देंगे, तो उसके लिए फिर हमारे पास मैन पावर होनी ज़रूरी है, और मैन पावर स्थायी होगी, तभी हम सक्षम होंगे इनको सुविधाएं पहुँचाने में। तो इसलिए सरकार ये करेगी तो अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, और करना भी चाहिए सरकार को। OPS, समान कार्य समान वेतन, आउटसोर्सिंग, ये सब बड़ी समस्याएं हैं जो लगातार कर्मचारी इनसे जूझ रहे हैं, और कर्मचारी लगातार सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि इन लोगों की समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर पा रहा। कर्मचारियों को यही उम्मीद है कि शायद लोकसभा चुनाव तक इन लोगों की समस्याओं का हल हो जाएगा और इन लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ, आप देख रहे हैं अटल TV।